जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको उल्लू की अदालत चैप्टर की एक्सरसाइज और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम आ जाते हैं चैप्टर की ज़रूरी बात। बच्चों, पहले तो आप समझ लीजिए कि उल्लू की अदालत चैप्टर ये जो है ये पूरा आश्रित है आपके हास्य विनोद प्रियता पर, मनोरंजन पर। ये आप कहानी जब आप पढ़ रहे थे ना तो आपको ये फील हुआ होगा कि ये तो बहुत मतलब हंसने और मजाक वाली एक बहुत अच्छा व्याख्या है जिसमें संवादों का लेखा जोखा है, जिसमें संवाद है ना, और इसके अलग अलग कैरेक्टर हैं जो कि उल्लू की अदालत मतलब कि उसकी अदालत में आए हैं। ठीक है बच्चों, इस कहानी में आपको क्या ज़रूरी बात पता चली? पहली ये कि हमें सही निर्णय लेना चाहिए। सही निर्णय ये कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सभी के लिए सही है या नहीं, है ना, वो किसी भी तरह से गलत कार्य तो नहीं, और हम जो निर्णय लेंगे वो सबके पक्ष में है या नहीं। तो ये है सही निर्णय लेना। दूसरा, पारिवारिक प्रेम को समझना। बच्चों, हमारे घर में भी जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ना, कोयल ने अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में रख लिया, बच्चों के मतलब अंडों को, और उनको पालने के लिए कौवे को सौंप दिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसने अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा दिया। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? एक मतलब माता पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चे की परवरिश करना। तो उस तरह से कोयल ने एक गलत काम ये किया कि उसकी जो जिम्मेदारी थी उसने उससे पीछा छुड़ाया और कौवे को अपने अंडे सेने के लिए दिया, मतलब बिना बताए वो भी रख दिया। तो उसने धोखेबाजी भी की है। इसी तरह से बच्चों, आपने एक चीज़ और देखी, आलस्य करने का परिणाम। कोयल बहुत आलसी थी। उसमें ये बताया गया है, इस पूरी स्टोरी में कोयल को आलसी बताया है क्योंकि वो अपने बच्चे नहीं पाल रही, अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर रही, बस वो दूर बैठी देख रही है अपने बच्चों को, है ना। कोयल दूर बैठी देख रही है कि कौवा उसके बच्चों को कैसे मतलब पालेगा, बड़ा करेगा, अंडे कैसे सेकेगा। तो ये सब उसके आलस्य का मतलब वो है, बता रहा है कि वो आलसी है। तो हमें भी हमारे जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा पर्यंत अपने कार्य करना चाहिए, समय पर करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई कार्य समय पर ना करो तो उसका परिणाम भी हमें पता चल जाता है कि अगर हमने समय पर कार्य नहीं किया तो उसके ही एवज में और भी कार्य हमें आने लग जाता है, बहुत सारे काम हमें आने लग जाते हैं एक के बाद एक, और हमारे पास बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमने करे ही नहीं हैं, क्योंकि अगर हमने समय पर कोई कार्य नहीं किया है तो ऐसे ही कर करके हमने बहुत से कार्य नहीं करे हैं, है ना बच्चों। तो हमेशा अपने आलस को दूर करो और अपने कार्य समय पर करो। हमें हमेशा अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, है ना, और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पाठ से ये बहुत ज़रूरी बातें आपको पता चलती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे आते हैं इस पाठ के अभ्यास में। ठीक है, हम आ जाएंगे आपकी टेक्स्ट बुक में। आप पेज नंबर 48 निकाल लीजिए, है ना बच्चों। 48 में आपने देखा होगा कि नाटक की बात, ये एक नाटक है जो संवादों पर आधारित है ना। ये क्या है? एक नाटक है। ये पाठ किस पर है? नाटक पर है। ठीक है, तो इस नाटक की बात में नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों सुनो, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें मौखिक और लिखित होता है। मौखिक को आप कृपया करके सिर्फ और सिर्फ
मतलब क्लास में करिए, मतलब जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी तो आप इसके आंसर बिना देखे बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपसे चैप्टर रीडिंग करवाने के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, तो उन सवाल के आंसर आप क्लास में देंगे। तो बच्चों एक बार अपने विचार में ये रखिए कि न्यायाधीश कौन था, ये आप जानते हैं ना। न्यायाधीश कौन था? उल्लू। मतलब जो मौखिक प्रश्न होते हैं वो या तो एक शब्द के होते हैं, एक शब्द में उत्तर होते हैं, या फिर एक लाइन के। जैसे कि अदालत में किसका मुकदमा पेश किया गया था, तो अदालत में किसका मुकदमा पेश किया था? कोयल का, है ना। फिर उसके बाद भालू किसका वकील था? भालू कोयल का वकील था। कौवे का वकील कौन था? कौवे का वकील पेंगुइन था। देखा ना आपने, इन चारों प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? एक शब्द में। अब बच्चों लिखित प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर का जो है वो आपको लिखना है अपनी हिंदी परिवेश की नोटबुक में। ठीक है बच्चों, आपको चैप्टर का हेडिंग डालना है, चैप्टर नंबर क्या है उसकी, फिर उसका नेम क्या है, चैप्टर की डेट क्या है जब आपने किया। जैसे अगर मैंने आपको इस वीक में चैप्टर करने का बोला है तो इस वीक में ही आपको इसकी डेट डालनी है। ठीक है, अभी जैसे कि हमारी डेट क्या थी, जो लास्ट डेट थी, है ना, तो आप 31 भी डाल सकते हैं, आज की डेट क्या है वो डाल सकते हैं, है ना। तो आप बच्चों ये ध्यान रखिए कि जिस चैप्टर को मैंने जिस डेट में कराया है आप वही डेट अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखित प्रश्नोत्तर में आ जाइए। इसमें क, ख और ग है। बच्चों इन चैप्टर्स में जितने भी आंसर्स होते हैं वो स्टडी नोट में होते हैं। स्टडी नोट से लिखने का ये वजह है कि आपकी मात्राओं की गलती आपसे लिखने में ना हो। ठीक है बच्चों, तो पहले आप प्रश्न लिखेंगे, कोयल ने कौवे को खतरनाक क्यों कहा? इसका उत्तर है लिखित। आप देखेंगे पेज नंबर 7 में उल्लू की अदालत स्टडी नोट में लिखित ऑप्शंस हैं, उनमें क नंबर का है, कोयल ने कौवे को खतरनाक इसलिए कहा क्योंकि कौवा कोयल के बच्चों को कभी चोंच से तो कभी पंजों से मारता था, है ना, मारता है या मारता था, तो ये इसका आंसर है। अब आ जाइए ख में, कौवे ने कोयल को धोखेबाज क्यों कहा? बच्चों कौवे ने कोयल को धोखेबाज क्यों कहा, इसका आंसर भी उसी में है। कौवे ने कोयल को धोखेबाज इसलिए कहा क्योंकि कोयल चुपके से अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती थी, है ना। कौवा और उसकी पत्नी अपने अंडे समझकर उन्हें सेते और दाना चुग चुग कर खिलाते थे। मतलब बच्चे जब निकल गए ना अंडे से तो उन्होंने उन्हें दाना भी खिलाया। तो इस तरह से कोयल को धोखेबाज कौवे ने कहा। फिर है न्यायाधीश ने कोयल को क्या सजा सुनाई? इसका आंसर है न्यायाधीश ने कोयल से उसकी सुरीली आवाज छीन ली, है ना बच्चों। तो ये इसके 3 आंसर आपको कहाँ लिखने हैं? अपनी नोटबुक में, हिंदी नोटबुक में आप लिखेंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। बच्चों मैंने क्लास में आपको बोला था कि न्यायाधीश के आने की घोषणा किसने की? आपको सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। तो क में है न्यायाधीश के आने की घोषणा किसने की? इसमें घोषणा करने वाला बंदर है और जो अनाउंस कर रहे हैं ना, घोषणा तो बंदर कर रहा है, अनाउंस करना मतलब बंदर है, लेकिन बंदर ने न्यायाधीश के आने की घोषणा की थी। और बाकी सब इस नाटक में घोषणाएं किसने की थी? मैना ने। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर तो बंदर ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मैना करवाया था, क्योंकि ये बात तो सच है कि घोषणाएं तो मैना ही कर रही है पूरे चैप्टर में, लेकिन न्यायाधीश के आने की मतलब न्यायाधीश जब आए, उल्लू जब आए अदालत में, तब उनकी घोषणा किसने की थी? बंदर ने। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बंदर ही है, मतलब कि आपकी स्टडी नोट में आंसर करेक्ट है। ओके, अब आ जाइए ख में, उल्लू कोयल से किसकी कसम खाने को कहता है? तो उल्लू कोयल से किसकी कसम खाने को बोलता है? आपको पता है ना, नियम संहिता है, अदालत संहिता या जंगल संहिता है? उसका आंसर है जंगल संहिता, है ना। जंगल में जिस नियमों का पालन होता है उसे, उस बुक को क्या बोलते हैं? जंगल संहिता, उसमें नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ग, इस नाटक में कोयल को क्या कहा गया है? कोयल को धोखेबाज कहा है। क्या कहा है? धोखेबाज। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा होगा कोष्टक में से उचित शब्द
देखो कोष्ठक में जो शब्द लिखे हैं उससे उचित शब्द लेकर खाली जगह भरिए। जैसे कि देखिए इसका एक आंसर दिया है, उदाहरण दिया है, फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। क्योंकि आप इसमें से अगर छाटोगे ना तो बंदर आता है होता है, ना आती ना आते, आता होता है। ठीक है। अब कोयल चुप हो डैश है, तो क्या आएगा? कोयल चुप हो जाती है। कोयल क्या है? जाती है ना, वो स्त्रीलिंग में आती है। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बड़े, क्या आएगा? बच्चे है ना, बच्चे, तो मतलब एक से ज्यादा, तो आएगा थे, ना था ना थी, ये आएगा थे। मेरे वकील सही कह रहे, क्या आएगा? हैं, है ना, है आएगा। कौन सा वाला है आएगा बच्चों इसमें से? फर्स्ट वन। ओके। अब आ जाइए इसके अगले प्रश्न में, है ना। अब है भाषा की बात। पहले तो हमने की नाटक की बात, अब हम भाषा की बात में आ गए। ठीक है। भाषा की बात में आप आंसर निकालेंगे स्टडी नोट के पेज नंबर 8 में। ठीक है। फिर भी मैं आपको ये अभी यहाँ बोलने वाली हूँ। पहला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए, लिखिए। उदाहरण, कुर्सी का सही क्या है? कुर्सी। मतलब आप समझे ना, यहाँ पर कुर्सी गलत लिखा है और उसका सही राइटिंग वर्ड क्या होगा? ये कुर्सी। ऐसे कोई 4 शब्द लिखिए जिनके दोनों रूप हिंदी में प्रचलित हैं तथा दोनों ही रूप मानक हिंदी वर्तनी में स्वीकार किए जाते हैं। मतलब कुर्सी का ये वाला शब्द भी मानक हिंदी में, मानक हिंदी वर्तनी मतलब जो कि हिंदी की बोलचाल भाषा है। ठीक है। बोलचाल और राइटिंग भाषा है, उसमें कुर्सी और कुर्सी ये दोनों शब्दों को सम्मिलित किया गया है। इसी तरह से कुछ शब्द इस नाटक में भी लिए गए हैं। जैसे आपकी स्टडी नोट में नहीं लिखा है, क में लिखा है सर्दी और सरदी, मतलब सर्दी जैसे कुर्सी लिखा है, कुर्सी लिखा है, ऐसे ही सर्दी में र आ जाएगा और एक में आधा र, जैसे कि सर्दी। ठीक है। अब आ जाइए ख में गर्दन और गर्दन। मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि र की जो र है उसको आधा कर दिया गया है और कहीं कहीं र पूरा लिख दिया गया है, तो इन दोनों शब्दों को हिंदी वर्तनी में सम्मिलित किया गया है। अब ग में आएगा गर्मी और गर्मी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। और घ में सर्कस और सर्कस। तो बच्चों ये आप अपनी स्टडी नोट में भी देख सकते हो और आप एक बात समझोगे कि इन जो 2 शब्दों को हम लिख रहे हैं ना, क में, ग में, घ में, न घ में, इन क ख ग में, इन चारों ऑप्शंस में हम जो 2 शब्द लिख रहे हैं वो दोनों शब्द हिंदी वर्तनी में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नीचे दिए शुद्ध अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है। अनुशासन, अनुशासन इज नॉट अ राइट वर्ड। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी इस नाटक के शब्दों को पढ़ोगे तो वहां पर अनुशासन नहीं, अनुशासन लिखा है। स की जगह पर शक्कर का आएगा। ठीक है बच्चों। अब आइए न्यायाधीश। तो यहाँ पर न्यायाधीश, दिस इज द वेरी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आधा न आता है और हो जाता है न्यायाधीश। ठीक है। तो आप करेक्शन करेंगे। अब आ जाइए कार्यवाही में। देखो कार्यवाही, दिस इज रॉन्ग। कार्यवाही में जो र है वो हमें ऊपर लिखना है। ठीक है, ना कि नीचे। तो यहाँ आएगा कार्यवाही इन करेक्शन। फिर है स्वाभाविक। स्वाभाविक में आधा स आता है, इसलिए इसका शुद्ध शब्द है स्वाभाविक। आधा सा लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब वही। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अनुशासन और अशांति शब्दों के आगे अनु और अ शब्दांश लगे हैं। अनु और अ से 3 शब्द बनाइए। अब आप समझ गए होंगे ना कि अनु और अ ये दोनों शब्द क्या है? उपसर्ग। इन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जो शब्द मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो शब्द या जो वर्ण
शब्दों के वाक्यों के पहले आके, है ना, उस वाक्य का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, पहले आके। ठीक है, तो पहले क्या हमें लिखना है? अनु। तो अनु प्लस दार अनुदार, अनु प्लस करण अनुकरण, अनु प्लस कुल अनुकुल। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए अ में। जैसे अशांति बना है वैसे ही अ प्लस काल अकाल, अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस सत्य असत्य, है ना, और अ प्लस संगत असंगत, जो कि शब्द में मतलब इस नाटक में भी बोला गया असंगत। ठीक है, संगत मतलब सही और असंगत मतलब गलत। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए फोर्थ पे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। वाक्यांश मतलब जो वाक्य होते हैं, है ना, उनके अंश, वाक्यांश। ठीक है, वाक्यों के अंश। अब जैसे कि यहाँ पर धोखेबाज, कामचोर, न्यायालय, झूठा, न्यायाधीश, अनपढ़, ये सब लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर इन सब के एक शब्द चुनकर लिखना है। जैसे न्याय करने वाला कौन होता है? न्यायाधीश होता है। झूठ बोलने वाला कौन होता है बच्चों? झूठ बोलने वाला झूठा होता है। धोखा देने वाला धोखेबाज। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा मतलब ना पढ़ने वाला या ना पढ़ा लिखा अनपढ़। ठीक है, फिर है काम से जी चुराने वाला कामचोर। जो काम नहीं करता ना, जिसको काम करना पसंद नहीं, भाग जाता है वहां से, उसे बोलते हैं कामचोर। जहाँ न्याय के लिए जाते हैं, जहाँ न्याय के लिए जाते हैं उसे बोलते हैं न्यायालय, कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायालय लिखा है, तो इस तरह से आप सबका वन वर्ड लिख देंगे। ओके बच्चों, अब हम आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में है नीचे कुछ विलोम शब्द आपस में मिल गए हैं, आप उन्हें ढूंढकर साथ साथ लिखिए। अब जैसे कि शांति और अशांति, देखो यहाँ कहीं लिखा होगा अशांति, ये रहा, तो शांति और अशांति को ढूंढ के यहाँ लिखा गया है। इसी तरह से आप सभी विलोम शब्द को ढूंढें। जैसे कि मुझे एक मिला है अस्पष्ट का स्पष्ट। ठीक है, ये रहा। अब सच का झूठ, सही का गलत, असाधारण का असाधारण, है ना, दूर का पास, सवाल का जवाब, आगे का पीछे, है ना, सफल का असफल, मीठा तो क्या होगा कड़वा। ठीक है, इस तरह से आपको सभी जितने भी विलोम शब्द है ना यहाँ ढूंढ कर लिख देना है। ठीक है, ये आपकी बुद्धि से आपको करना होता है, क्योंकि आपके मतलब सोचिए आपको कितने आंसर्स पता होंगे इस एक्सरसाइज में। मैक्स टू मैक्स आपको सारे आंसर्स पता होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से रीड और उसको समझा है। ठीक है, तो इस तरह से अब आ जाइए आप 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आप आ जाइए क में। मम शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मम से बनी भाववाचक, आप समझे ना, हमने संज्ञा का चैप्टर किया था, उसमें भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है ना, उसमें भाववाचक संज्ञा दूसरे कुछ शब्दों से मिलके बनती है। जैसे कि मम शब्द से बनता है ममता, है ना। आप, मैं, तुम, वह, ये शब्द क्या है? ये शब्द क्या है आप जानते हैं ना, हमने चैप्टर कर लिया है। वो चैप्टर कौन सा है? सर्वनाम। यस बच्चों, स्वाभाविक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर प्रत्यय स्वाभाविक, इसमें किस प्रत्यय का यूज हुआ है आपको पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। तो इसमें यूज हुआ है, देखो वीक, इसमें ई की मात्रा है और क है, तो इसमें कौन से प्रत्यय का यूज हुआ है? इक। ठीक है बच्चों, सच्चाई में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो बच्चों आप जानते हैं कि सच्चाई को हम जब 2 भागों में बांटेंगे तो इसमें सच अलग हो जाएगा और आई, तो क्या आएगा? आई, फर्स्ट वन। अब आ जाइए लास्ट, सुरीला में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो आप जानते हैं ना सुरीला, इसमें क्या है? ईला, क्योंकि सुर के साथ ईला, ई की मात्रा लगी है ना, बड़ी ई की मात्रा, तो ये है ईला। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इस तरह से आपको ये 6 नंबर का
क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आ जाइए, मतलब चैप्टर का 6 नंबर कंप्लीट होता है। 6 नंबर पे वन मोर ऑप्शन है, वो है इनमें से किस शब्द में र का प्रयोग नहीं है। तो किस में र का प्रयोग नहीं है आप बता सकते हो? इसमें तो है ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि र का प्रयोग कैसे होता है वर्ण विचार में, है ना। तो इसमें भी है, सिर्फ इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें रू है, रू की मात्रा है। ठीक है, क्योंकि रू की जो मात्रा होती है वो मात्रा कैसे लगती है बेटा, जब हम रू को किसी अलग वर्ण के साथ बोलते हैं, जैसे कि अलग वर्ण के साथ बोलते हैं दृश्य, तो इसमें रू अपने आप में हमारे शब्दों में आ रहा है। तो यहाँ पे ये रू की मात्रा है, समझे बच्चों, ये र की मात्रा नहीं है। अब आ जाइए मूल्यपरक प्रश्न में। बच्चों मूल्यपरक प्रश्न क्या होते हैं? मूल्यपरक प्रश्न अर्थात ये कि आपके विचारों में इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। ठीक है, आपने ये चैप्टर रीड करा, फिर आपने एक्सरसाइज करी, तो ऐसी क्या बात है जो इस चैप्टर से आपके मनोविचार में, मतलब आपके विचारों में आ गई हैं। जैसे कि आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे, पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि पाला किसने था बच्चों को, बड़ा किसने किया था, अंडे को सेका किसने था। तो इस तरह से जिसने सबसे ज्यादा परिश्रम किया वो कौन था? कौवे के माता पिता, मतलब कौवे, है ना, कौवा और कौवे की पत्नी, उन लोगों ने क्या किया, उसके अंडे सेके, है ना, किसके? कोयल के। और उनको नहीं पता था कि वो उसके अंडे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको सेका, बच्चे निकले, बच्चों को दाना चुगाया, खाना खिलाया, बड़ा करा, उनको उड़ना सिखाया, है ना। तो ये सब जिम्मेदारी किसने निभाई है? कौवे ने और उसकी पत्नी ने। ठीक है, तो किसी भी तरह से पालने वाला ही जन्म देने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि उसने उन बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया और इतना सक्षम बनाया कि वो खुद उड़ पाए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। फिर है सेकंड, किसी को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए, अपने विचार लिखिए। बच्चों धोखा देना ये हमारे स्वभाव में कभी नहीं होना चाहिए। हम यही शिक्षा लेते हैं कि हमें हमारे स्वभाव में हमेशा अच्छी स्वभाव में अच्छी चीज़ों को सम्मिलित करें। जैसे धोखा देना कभी भी किसी भी तरह से बुरा होता है। मानकर चलिए आपके किसी मित्र को आपकी ज़रूरत थी और आपने उसका साथ देने से मना कर दिया और किसी और ने उसका साथ दिया और उसको मतलब ऐसा फील हुआ कि आपने उसको धोखा दिया है। आपने उसे बोला था कि मैं आपकी मदद करूँगा और आपने उसकी मदद नहीं करी, तो ये भी एक धोखा है। या फिर आप धोखे से किसी फ्रेंड को मतलब ये बोल दो, धोखा दे दो कि धोखे से उसकी कोई बुक अपने पास ले आओ, तो आप उसे धोखा देते हो, है ना। तो इस तरह से धोखा देना क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा देने से कभी ना कभी कोई ना कोई बात हम पर भी आती है पलट कर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है अपने विचार से। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई सबके लिए ज़रूरी है? यदि हाँ तो क्यों? ये तो बात आप जानते ही हैं, बिना पढ़े लिखे आप समाज में प्रतिष्ठित, मतलब बोलते हैं ना, शिष्टाचारी नहीं बनते, है ना, और आप ख्याति भी नहीं प्राप्त कर सकते। ख्याति मतलब गुडविल, है ना। तो पढ़ाई लिखाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे और आप इस दुनिया में, इस समाज में आप बैठेंगे उठेंगे तो सब लोग आपको क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे, है ना। तो हमें पढ़ाई लिखाई बहुत अधिक ज़रूरी है। हमें अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके लोगों से जो जिस तरह से व्यवहार किया जाता है वो सीखना चाहिए, क्योंकि ये सभी सिखाया जाता है इन ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। ठीक है, अब आ जाइए सोच समझ की बात। तो बच्चों इस नाटक में कोयल को कामचोर यानी काम से जी चुराने वाला जीव बताया गया है। नाटक से वह भाग ढूंढकर कहाँ कक्षा में चर्चा कीजिए, जिससे यह पता चले कि कोयल कामचोर होती है।
बच्चों, हम लोग ने ये चैप्टर जो पढ़ा है इसमें आपको पता चल गया होगा कि कोयल ने क्या काम चोरी की है, उसने किस तरह से अपने बच्चों से जी छुड़ाया है, उनको दूसरे के घोंसले में छोड़ दिया है। तो इस तरह से उसके कामचोर होने का पता चलता है कि उसको बच्चों को पालना, बड़ा करना, ये सब कार्य नहीं करने थे जो कि उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए कोयल को कामचोर कहा गया। तो इस तरह से आप चाहें तो CCW नोटबुक में इसकी 5 लाइन में एक छोटा 5 लाइन या 6 लाइन में एक व्याख्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये जो है ना मूल्यपरक प्रश्न, इनका भी उत्तर, आप इन प्रश्नों का उत्तर भी CCW नोटबुक में लिखें। इससे आपके विचारों को व्यक्त करने के लिए आपको और मतलब बोलते हैं ना कि आप अपने विचारों को और अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे हिंदी भाषा में, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को अच्छे से उसके आंसर्स लिख सकते हैं। कुछ करने की बात, बच्चों ये जो होता है ना कुछ करने की बात, ये आपके लिए है, क्रिएटिव स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स के लिए। जैसे कि एक बच्चा उल्लू, एक कोयल, एक कौवा, 2 बच्चे भालू, एक बच्चा पेंगुइन बनिए, मुखौटे लगाकर नाटक के अनुसार अभिनय कीजिए और संवाद बोलिए। तो मुखौटे लगा के मतलब आपको एक चेहरा बनाना है। आपको क्राफ्ट में सिखाया है ना फेस मास्क बनाना, तो इस तरह से आप फेस मास्क बना लीजिए। उल्लू, कोयल, कौवा और भालू और एक बच्चा पेंगुइन बनेगा। तो बच्चों इस तरह से आप मुखौटे लगा के ये संवाद बोलिए जो कि इस नाटक में अलग अलग कैरेक्टर्स ने बोले हैं। ये बहुत ही इंजॉयमेंट प्ले एक तरह से हो जाएगा, एक गेम हो जाएगा फ्रेंड्स में। तो यू हैव टू, अगर आप लोग मिलते हैं तो आप इस तरह का कुछ फ्रेंड के साथ गेम खेलें। इसके बाद लास्ट वन, इस नाटक में कौन से पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, उसका चित्र बनाइए। तो बच्चों मैंने भी एक चित्र बनाया है कि इस नाटक से मुझे किस पात्र ने प्रभावित किया और मुझे उसकी मतलब बोलते ना कि उसका हाव भाव भी अच्छा लगा। तो वो है उल्लू है ना, न्यायाधीश। तो मैंने पहले तो उसका ये पिक्चर बनाया है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए क्रिएटिव, आप एक पिक्चर बनाइए, इसमें से आपको जिस भी कैरेक्टर का फोटो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ बनाइए। फिर उसके बारे में लिखिए कि वो कौन है। जैसे मैंने लिखा है उल्लू न्यायाधीश है, चश्मा और काला कोट पहने हैं, मतलब उसका जो हाव भाव है, उसका बोलते ना उसके स्वरूप का मैंने विवरण किया है कि चश्मा और काला कोट पहना है, अनुशासन का पालन करने को कहता है, सभी उनका अभिवादन करते हैं, सही न्याय कौन करते हैं, उल्लू करते हैं, सभी का पक्ष सुनकर निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से मैंने उल्लू के बारे में लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी इस पिक्चर में कोई भी कैरेक्टर पसंद हो ना, जैसे कि मैंने आपको देखो इस फोटो में कौन कौन है, भालू है, कौवा है, कोयल है, पेंगुइन है, उल्लू है, बंदर है ना। तो इन सब में से आपको जिसका भी पिक्चर लेना है आप वो बनाइए और उसके बारे में कुछ अच्छा सा जो इस कहानी में लिखा है वो लिखिए, ठीक है। जैसे कोयल बनाया तो कोयल के बारे में लिखिए, वो कामचोर है ना। पेंगुइन के बारे में है तो पेंगुइन के बारे में लिखिए। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को एंजॉय करो, है ना। इस चैप्टर को एंजॉय करो भाषा की बात में, नाटक की बात में, है ना। तो बच्चों आज मैं ये चैप्टर यहीं कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो और ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।